हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए कुछ नए सवाल लेके आई हूँ। सबसे पहला सवाल कि अगर आपको अभी कहीं से 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप उस पैसे का क्या करेंगे। दूसरा सवाल, क्या आपने कभी अपने घर परिवार में किसी को ये बोलते हुए सुना है कि अमीर ही अमीर होते जा रहे हैं, भगवान भी बढ़ते हुए कोई बढ़ता है। या आपने घर परिवार में अपने सुना हो, आपके पेरेंट्स बोलते हो चलते आ रहे पुराने पैटर्न, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, उगाने वाला चाहिए, उग जाते हैं, ऐसा नहीं है, पैटर्न खराब है कि नहीं। सवाल था तो आपने सोच लिया होगा कि इमेजिन करिए कि आप क्या करेंगे उस 1 करोड़ रुपए का। तो बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे खर्चों की लिस्ट दे देंगे कि मैं एक घर लूंगा, एक गाड़ी लूंगा, एक आईफोन लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा, एंड दे विल फाइंड अ लॉट ऑफ वेज टू स्पेंड दैट मनी। हम अमीर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हम उतना पैसा खर्च करना चाहते हैं। हम पैसा बचाने के लिए या फिर उतने पैसे हमारे पास हों, इसके लिए हम नहीं सोचते कि हम और पैसा कमाएं। हम सोचते हैं कि उतना पैसा कमाएं और उतने पैसे खर्च करने लायक हम बन जाएं। तो आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो कुछ इसी तरीके की है, जिसमें हम सीखेंगे कि पैसा क्या है, हम उसे कैसे कमा सकते हैं और कैसे कोई हमसे ना ले टैक्स के फॉर्म में, उसे कैसे सेव किया जा सकता है। तो देखिए, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। मेरा नाम है मनीषा शर्मा और मैं आपका अपने चैनल बुक इनसाइट पर वेलकम करती हूँ। तो आज हम जैसे इस बुक के बारे में बात करने वाले हैं, इसका टाइटल आपको दिख ही रहा होगा, पर्पल ब्लैक में है और जिसमें ऑथर की फोटो है। ऑथर का नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये बुक जो है उन्होंने 1997 में लिखी थी और जब उन्होंने ये बुक लिखी थी तो उन्होंने फ्यूचर को सोचकर और रिच और पुअर के माइंडसेट को ऑब्जर्व करके कि रिच बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और हम फाइनेंशियली क्यों स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को अपने दिमाग में ले करके उन्होंने ये बुक को लिखा था। और जब वो फर्स्ट टाइम इसको प्रिंट करवाने के लिए, पब्लिश करवाने के लिए गए तो बहुत सारे जो पब्लिशर्स थे उन्होंने इनको मना कर दिया कि रिच डैड पुअर डैड कैसी बातें कर रहे हो, तुमने इसमें जो बातें लिखी है वो बेबुनियाद है, ऐसा सच नहीं है। बहुत सारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी इनकी कही हुई बातों को मना किया। लेकिन उसी के 20 साल बाद ये बुक इतनी फेमस हुई कि इसकी 40 मिलियन कॉपीज बिक गई। तो ऐसा क्या है इस बुक में, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट थी जानने की, क्योंकि बहुत सारी जगह पर मैंने सुना था कि ये बुक बहुत अच्छी है, अगर तुम्हें पैसे के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, तुम संभाल नहीं पा रहे या फिर बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए अगर आप अपना पैसा मैनेज करना सीखना चाहते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बुक को पढ़ा जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना बुक रिव्यू। मैंने आपको बताया कि ये जो बुक है इसका जो टाइटल है रिच डैड पुअर डैड, आप सोच रहे होंगे ये क्या है। तो ये इसलिए रखा गया क्योंकि जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं, जो ऑथर हैं, उनके जो फादर थे, खुद के फादर, जो बायोलॉजिकल फादर थे, वो एक प्रोफेसर थे, बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन वो इतने हाईली एडुकेटेड होने के बाद भी, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी उतना पैसा मतलब कि बचा नहीं पाए और वो अमीर नहीं हो पाए। वो अपने जो दोनों अपने जो बच्चा पालना, परिवार चलाना, बस वही था, वो अमीर नहीं बन पाए। लेकिन उसके दोस्त, जो रॉबर्ट हैं, उनके जो दोस्त थे उनका नाम था माइक। तो माइक के जो पापा थे वो मुश्किल से 8वीं पास थे और उनके बहुत सारे बिजनेस थे और वो बहुत अमीर आदमी थे। तो इसमें उन्हीं की स्टोरी है कि रॉबर्ट बचपन में किसी कारण से वो अमीर बनना चाहते थे, तो वो उनके पापा के पास गए, माइक के, कि हमें अमीर बनना सिखा दीजिए। तो इसमें पूरी स्टोरी है कि उसने घर पे अपने पापा का माइंडसेट को देखा कि उसके पापा किस तरीके से सोचते हैं, और दैट वाज अ पुअर माइंडसेट। और जब उसने अपने दोस्त के पापा के माइंडसेट को देखा तो वो जो था रिच माइंडसेट। तो इसीलिए उन्होंने ये टाइटल रखा कि रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है होल थ्रू आउट द बुक। दूसरी चीज अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी लैंग्वेज कैसी है, तो लैंग्वेज इज वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल। आप अगर पढ़ोगे तो इसे पढ़ के समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जैसे इन्वेस्टिंग की, अकाउंटिंग की, कैश फ्लो है, आपका बैलेंस शीट है, इनकम शीट है, वो सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं साइंस स्टूडेंट होने के नाते मुझे ऐसा लगता था कि शायद कॉमर्स स्टूडेंट ही समझ सकता है। लेकिन लैंग्वेज इतनी सिंपल है और जो फ्लो चार्ट्स हैं वो इतनी ईजी है कि कोई भी समझ सकता है। उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और ईजी तरीके से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझाया हुआ है। अगर मैं बात करूं तो जब मैंने ये बुक शुरू की थी तो मुझे लगा था, जब इनिशियली मैंने पढ़ना शुरू किया तो स्टोरी थी फादर और सन की, और उसमें थोड़ा सा कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हो गए, स्टोरी चलती रही। मुझे लगा शायद रिच डैड और पुअर डैड की स्टोरी होगी, एक बच्चे के पापा होंगे, एक पुअर होंगे और एक रिच होंगे। बट एज आई ग्रेजुअली
proceeded in the story, in the chapters, तो I realized that wow, कि स्टोरी के फॉर्म में कितना अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और बहुत सारी चीजें मुझे रियलाइज हुई कि हमारे घर में भी ये सब चीजें चल रही होती है और हम कभी रियलाइज ही नहीं करते। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या है इस बुक में। तो सबसे पहले मैं कुछ कुछ चीजें बता देती हूँ, फिर हम बात करेंगे कि वो जो बुक है उसमें फोकस क्या है। तो जो मैंने जब बुक पढ़ी तो मुझे रियलाइज हुआ, मैं पहले यही सोचती थी कि पैसा जो है वो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, अगर पैसा मिल जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो हम सभी लोग पुअर माइंडसेट में हैं, क्योंकि पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, इंटेलिजेंस से होती है। देखिए, सभी लोग ये सोचते हैं कि ये सब बकवास की बातें हैं और अमीर बनने के लिए पैसा कमाना है, पैसे कमाएंगे तो ही हम अमीर बन पाएंगे। ठीक है, तो आप पैसे कमाइए, फिर आपके जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लेगी, आप कहोगे कि सेव कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। जब आप सेव करते हैं तो सेविंग पर भी इंटरेस्ट लगता है, आप सेव करने के बाद जो आप पैसा कमाते हो उस पर इंटरेस्ट लगता है, और उस इंटरेस्ट पर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। तो पैसा कैसे बचाया जाए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने बुक में पढ़ा, मैंने भी ये सोचा था कि पैसे बचाओ और सेव करके, सभी लोग ये सोचते हैं बहुत मेहनत करो, बहुत सारा पैसा कमाओ और सेव करो, लेकिन दिस इज नॉट द वे टू गेट रिच। पैसे सेव करने वाले लूजर्स होते हैं। आप खुद इमेजिन करिए कितने आने वाले टाइम का हमें नहीं पता, क्योंकि जब रॉबर्ट ने ये बुक 1997 में लिखी थी तब उन्होंने आगे के फ्यूचर को देख के लिखा था, जिसमें कि बताया हुआ था कि आने वाले टाइम में जो ह्यूमंस हैं उनको रिप्लेस करके रोबोट्स आ जाएंगे, जिससे कि लोग अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। और उन्होंने बताया था कि इकोनॉमी क्रैश हो सकती है, मार्केट क्रैश हो सकती है, बहुत सारे इकोनॉमीज में चेंज आ सकते हैं। तो आने वाले चेंज को हम कैसे डील करेंगे अगर हम सेविंग्स के भरोसे चलेंगे तो, और सेविंग्स में हम इंश्योर नहीं कर सकते अपने फ्यूचर को, तो क्या तरीका है। तो मैंने भी ये सोचा कि हाँ क्या तरीका है, क्योंकि मैं भी वही एफडीज और सेविंग्स में बिलीव करती हूँ। अब ये सोच रहे होंगे कि कैसे किया जाए, तो बुक में बताया हुआ है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे बड़ा असेट है, आप, अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, आपको क्या लगता है कि आपका जिंदगी में सबसे बड़ा असेट क्या है जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया और आपको लगता है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारा घर, हमारी गाड़ी। तो इसमें ऑथर ने ये भी बताया है कि असेट्स और लायबिलिटीज क्या हैं, कहाँ आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं और कहाँ आपके पैसे बेकार हो रहे हैं। तो मैंने सोचा अब क्या, टैक्स से कैसा बचा जाए, टैक्स भी लग रहा है, सेव भी करना है, इन्वेस्ट कैसे करूं। तो इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कई लोग सलाह देंगे कि लोन ले लो, घर ले लो लोन पर, लोन लोगे तो टैक्स से रिबेट मिल जाएगी, बहुत सारे लोगों को पता। बट दिस इज द निंजा टेक्निक टू गेट इनटू द डेप्थ। जब आप टैक्स से बचने के लिए लोन लेंगे, हाउस लोन लेंगे, और जब फंस जाओगे उसमें, क्योंकि आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है और फिर आप जॉब छोड़ नहीं सकते, फिर आप रोज 9 से 5 जॉब जाओगे और आप वहां फंस चुके हो रैट रेस में। अगर आप इस तरीके से, चलो कोई बात नहीं, रैट रेस में इस तरीके से नहीं फंसते, तो आप क्या होते हैं कि जब आप पैसे कमाते हो तो आप सोचते हो ये ले लूं, मैं वो ले लूं, और आप बहुत सारी चीजें इंस्टॉलमेंट्स पे ले लेते हैं, ईएमआईज पे ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे करने के चक्कर में आप कभी सोचते ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या इस तरीके से आगे चीजें कैसे चलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से रैट रेस में फंसने के बाद हम सोचते नहीं है तो कैसे इससे निकला जाए, कैसे हम अपने पैसे को बढ़ाएं, कैसे हम रिच हो। देखिए, मेहनत करके पैसा कमा के और सेव करके रिच बनने का तरीका नहीं है। बुक में बहुत अच्छी तरीके से, क्लियर तरीके से बताया कि हम पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें। तो चलिए आज हम जानते हैं कि जो ऑथर है उन्होंने इस बुक में किस किस चीज के बारे में बात किया, ताकि आप जब बुक पढ़ें तो जो पढ़ना चाहते हैं उनको लिटरली वो सब चीजें मिले जो वो चाहते हैं। सबसे पहला जो है, रिच लोग हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है, जबकि जो पुअर लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं। दूसरी चीज ये है जो फोकस में है कि पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में क्या फर्क है। जो अमीर लोग हैं वो किस तरीके से अलग सोचते हैं गरीब लोगों से। देखिए, जो अमीर लोग होते हैं वो बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। अगर हमारे घर में हमें कोई चीज चाहिए होगी तो हम अगर कोई महंगी चीज घर में बोलते हैं, हमारे घर वाले क्या बोलते हैं सीधा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता यार, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकते बेटा। जबकि अमीर लोग इससे नहीं सोचते, वो बस क्या बोलते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस चीज को कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। तो हम
पहले वाले में अगर ये बोलते हैं ना कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने तो अपने दिमाग के ढक्कन बंद कर लिया कि सोचना ही ना पड़े कि अपॉर्चुनिटीज या कोई और तरीका पैसा कमाने का। लेकिन अमीर लोग तरीके ढूंढते हैं, अगर उनके खर्चे बढ़ते हैं तो वो पैसा कैसे कमाया जाए, उन खर्चों को पूरा कैसे किया जाए, उसके बारे में सोचते हैं। जो नॉर्मल फैमिलीज होती हैं, दे फोकस ऑन बढ़िया से करके पढ़ाई करो बेटा, बहुत मेहनत करके पढ़ाई करो, अच्छा पढ़ाई करोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छी सैलरी मिलेगी, उसके बाद क्या, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा टैक्स देंगे, फिर कंगाल हो जाएंगे, राइट। लेकिन अमीर लोग इस वे बिल्कुल फोकस नहीं करते। उनका मानना है कि एकेडमिक सक्सेस इज फार फार डिफरेंट फ्रॉम द रियल लाइफ सक्सेस। जरूरी नहीं कि जो एकेडमिक टॉपर है वो जो हाईली सक्सेसफुल, हाईली एडुकेटेड, हाईली इनकम वाले लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा हो और वो बहुत अच्छे से पैसे को मैनेज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि दे आर स्टिल फाइनेंशियली इलिटरेट, उनको पैसा संभालना आता ही नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि आपने सुना होगा कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है, खर्च करना बहुत आसान। तो ये बहुत अच्छी बात बुक में भी लिखी हुई है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने पैसे रख पा रहे हो और कितने जनरेशंस तक रख पा रहे हो, ठीक है। आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस अपने लो करने की जरूरत है और पैसे को संभालना सीखने की जरूरत है। और हमें बहुत सारे लोगों को पैसा संभालना नहीं आता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी सैलरी होती है, ठीक है, या उनको कहीं से पैसा मिल जाता है, लेकिन उसको बहुत टाइम तक संभाल नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल सुशील कुमार, जो कि हमारे KBC 13 के विनर थे, और अभी थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज देखी थी कि वो बैंकरप्ट हो गए। क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? क्योंकि उन्होंने कभी वो सीखा ही नहीं कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए। इसीलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये किया था कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिले तो आप अपने वो खर्च करने के तरीके ढूंढोगे, इन्वेस्ट करने के तरीके नहीं ढूंढोगे कि ये पैसे डबल हो जाए, 1 करोड़ के 4 करोड़ हो जाए, ऐसा नहीं सोचोगे। 1 करोड़ के 0 करोड़ कैसे हो वो सोचेंगे हम, ठीक। नेक्स्ट जो है वो ये है कि असेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। देखिए बहुत अच्छा डिफरेंस बताया है इन्होंने, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। मुझे नहीं पता था अकाउंट्स में क्या पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता कॉमर्स के सब्जेक्ट का, पर बुक में इतना इजी डेफिनेशन समझाई कि वो चीज जो भी आपकी जेब में पैसा डाले दैट इज असेट, और जो भी आपकी जेब से पैसा निकाले दैट इज लायबिलिटी। मैंने आईफोन ले लिया, मेरे सभी दोस्तों के पास था, मैंने 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, और उसके बाद क्या, दुकान से निकलने के बाद मुझे लगा कि मुझे नहीं लेना है, तो मैं अगर सेम शोरूम में जाके बोलूंगी ना उनको कि प्लीज वापस ले लो, मुझे नहीं लेना, मैंने चेंज कर दिया अपने डिसीजन, तो आई कांट गेट द 1 लाख बैक। तो मुझे वो इन रिटर्न नहीं मिलेंगे कि कोई बात नहीं, आपने कभी यूज भी नहीं किया होगा, खोला भी नहीं होगा डब्बे को, तो ले लो, नहीं। तो लायबिलिटीज है, वो असेट होता है जो आपके पैसे को बढ़ाए, ठीक है। जैसे कि हम स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि ऑथर ने बताया है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि स्टॉक्स जुआ है, गैम्बलिंग है, रिस्की है। मेरे को ये लगता है जो गेम हमें आता है वो जुआ नहीं है, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं हम उसको कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें रिस्की वही चीज लगती है जिसको हम जानते नहीं है। तो यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल एजुकेशन की। जिस तरीके से हम अपना मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, अपनी जो जो चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव हो, बोलने का तरीका कैसे इंप्रूव हो, सब चीजें देखते हैं ना। हम फोन में ये तक देख लेते हैं यूट्यूब पर कि अपना हेयर स्टाइल कैसे बनाए, तो छोटी छोटी चीजें देख रहे होते हैं। तो व्हाई नॉट टू लर्न अबाउट स्टॉक्स, व्हाई नॉट टू लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग। सेफ जोन में खेलने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ ढूंढना होगा, तो आप सीखिए और सीख के आप उस चीज को अप्लाई करिए, एक्शन लीजिए। अब नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे आएगी, बहुत सारे लोग, अगर मेरे पैसे खो गए तो, मेरे पैसे 0 हो गए तो, मैंने अपना पैसा खो दिया तो। यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारी जिंदगी 2 इमोशंस पे चल रही है, एक डिजायर, दूसरा फियर। डिजायर में आती है हमारी लालच, जैसे हम पैसा कमाते हैं, मैं ये करूं, मैं मालदीव जाऊं, मैं ऐसी गाड़ी ले लूं, मैं एक वेन्यू, इस तरीके से प्लान करते हो, ठीक। लेकिन वहीं पर दूसरी चीज होती है कि आप जब पैसा इन्वेस्ट करने जाते हो ना, तो आपको डर लगता है अगर मैं गरीब हो गया तो, मेरे पास 0 रुपए बचे तो, अगर हमारे पास पैसे नहीं बचे तो कैसे चलेगा। तो फियर आपके आधे डिसीजंस ले लेता है। कई बार आप ना कोई पैसे से रिलेटेड खर्चा करोगे ना, तो आप देखना आप अपने दिमाग से नहीं डिसीजन लेते, वो डर से या फिर डिजायर से लेते हो, और उसी की वजह से हम रैट रेस में फंसे रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइनेंशियली एजुकेशन बहुत जरूरी है, कि फाइनेंशियल एप्टीट्यूड को बढ़ाना, फाइनेंशियल IQ को बढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर सकें और उससे प्रॉफिट कमा सकें और रिच हो सकें, ठीक है। उसके बाद है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि हम
बहुत ज़्यादा रैट रेस में इस चक्कर में भी फंसते हैं क्योंकि टैक्सेस का बहुत प्रॉब्लम है। तो टैक्स तो पे ही करना पड़ता है, उसका तो कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो बुक में बताया हुआ है कि हम टैक्सेस को कैसे बचा सकते हैं, क्या तरीके हैं, क्या हिस्ट्री है टैक्स की, टैक्स अमीरों से क्यों नहीं लिया जाता, गरीबों से क्यों लिया जाता है, और हम टैक्स से बचने के क्या क्या तरीके ढूंढ सकते हैं। तो मेरे को लगता है आपको ये बुक बहुत पसंद आएगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले तो मैंने ये सीखा, मैं सच बताऊं, मैं एफडीज में इन्वेस्ट करती थी और उसके चक्कर में मैंने खुद टैक्स पे किया। तो मैंने वहां से सीख लिया कि एफडी तो बिल्कुल भी नहीं, दैट इज द वर्स्ट एंड द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैं शायद उससे लेसन सीख गई कि मुझे ये बुक पढ़नी है। दूसरी चीज, मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है। तो अगर आप किसी ऐसे गुरु को, यूट्यूब चैनल को, या कोई भी ऐसे इंसान को जानते हो जो ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हो, तो प्लीज कमेंट बोलो। तीसरी चीज ये है कि मुझे किस तरीके से सोचने की जरूरत है, मुझे अपने माइंड को ओपन रखने की जरूरत है, अपॉर्चुनिटीज के लिए वेलकम करना है। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये कि हमें जो हमेशा काम करना है सीखने के लिए। वी हैव टू वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। क्योंकि जब आप स्पेसिफिक फील्ड में चले जाते हो ना, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज थोड़ा सा क्लोज हो जाती हैं और फील्ड की। तो आप एक्सपोजर लीजिए, अलग अलग स्किल्स को सीखिए। और मैंने ये सीखा कि आपको अपने एक्सपेंसेस का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पैसे खर्च करना बहुत ही आसान है। तो आपको मैनेज करने के लिए पैसे संभाल के रखना बहुत जरूरी है। और आप पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो, असेट्स में कि लायबिलिटीज में। मेरे लिए ये दो लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे कि पैसे कैसे संभाले जाएं, और दूसरी चीज ये है कि टैक्स से कैसे बचा जाए, और कि स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करूं। तो मुझे वो सीखना है। नेक्स्ट चीज ये है कि मुझे इस बुक के अंदर क्या सबसे अच्छा लगा। तो सबसे स्टार्टिंग में ही चैप्टर के पोयम है एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, द रोड नॉट टेकन, कि वो आप लाइफ में कहीं भी यूज कर सकते हो कि जहां पर भेड़ बकरी वाली चाल चल रही है ना, जहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल जा रहे हैं, डोंट गो फॉर दैट। क्योंकि जो रोड बहुत कम चली गई होती है, वहां पे आप बहुत कुछ सीखते हो जो औरों ने नहीं देखा होता। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी, जो लोग पुअर माइंडसेट के फादर के साथ रह के, उस फैमिली में रहकर भी उसने चूज किया कि उसे रिच फादर के साथ में रहना है। तो मुझे वो पोएम बहुत ही अच्छी लगी, और मैं इसमें से कुछ एक दो कोट्स बताऊंगी। The moment you see the opportunity, you will see them rest of your life. बताइए, एक बार आपको अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, माइंड की जरूरत होती है, क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। दूसरी चीज ये है कि जैसे जिम जाने से पहले हम लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते, मन ही नहीं करता जाने का, लेकिन एक बार हम डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद सबको अच्छा लगता है और हम पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इसी तरीके से बी फियरलेस, टेक रिस्क, टेक एक्शन टुडे। आज ही कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए, और जो डर है उसको थोड़ा पीछे कर दीजिए, क्योंकि डर जो है आपको सेफ जोन में रखना चाहता है, और सेफ जोन से आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम मिलता है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होगा तो वी कांट बी रिच। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि बुक बहुत अच्छी है। आई विल गिव इट 5 आउट ऑफ 5। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि आई विल रिकमेंड दिस बुक। मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगी जिन लोगों को पैसा संभालने में, पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है कि कैसे कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो इसको पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है और आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपका माइंडसेट चेंज ही होगा। आपको अगर डर लगता है तो वो जो डर है थोड़ा सा साइड हो जाएगा, ठीक है, और आप बहुत सारे कॉन्शियस डिसीजंस ले पाओगे। जैसे आप कई बार जो होते हैं असेट और लायबिलिटीज का डिफरेंस नहीं पता कर पाते, तो वो कर पाओगे। दूसरी बात, अपने डिजायर और इमोशनल गेम में फंसकर डिसीजंस नहीं लोगे। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। एक मेरा पर्सनल सजेशन है जो आपको मैं बोलना चाहूंगी कि बुक के एंड में समरी, मतलब कि हर चैप्टर के एंड में समरी है और क्वेश्चंस हैं और कोट्स हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत सिंसियरली दीजिएगा, क्योंकि जब आप सिंसियरली आप उस चीज पे सोचेंगे तो बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। द मोमेंट यू विल थिंक, इट विल क्रिएट अ चेंज इन योर थिंकिंग। ओके, तो थैंक यू सो मच। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो एंड प्लीज स्टॉक वाली जो बात बोल रही थी मैंने, उसको सजेस्ट कर दीजिएगा कमेंट्स में। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।